नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजुलता कोठारी एसजीजी कॉलेज बांसवाड़ा से आपके जो फर्स्ट पेपर है टैक्सोनॉमी उसके बारे में उस पेपर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज सबसे पहले हम आते हैं इस पेपर की फर्स्ट यूनिट कौन का टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, जीनस एंड फैमिली। तो सबसे पहले आते हैं कि ये कॉन्सेप्ट मतलब इसकी परिकल्पना जो टैक्सोनॉमी में है वो क्या है। तो इस परिकल्पना के आधार पर जो ये परिकल्पना है कि पादप में परस्पर आनुवंशिक और प्राकृतिक संबंध होते हैं और वर्तमान समय में जो पादप पाए जा रहे हैं उनमें पीढ़ियों के पश्चात निरंतर विकास के द्वारा जो उनके जनक पौधे से विकसित हुए हैं ऐसे प्लांट अभी वर्तमान में हमको दिखाई दे रहे हैं। इस परिकल्पना के साथ ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विकास के दौरान पादप लक्षणों का विकास हुआ है और जिसमें संरचनात्मक और आनुवंशिकी जटिलताएं बढ़ती गई हैं और इन बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण जो ऑफस्प्रिंग प्लांट्स प्राप्त हुए हैं वो अपने पूर्वजों से जो समानताएं रखते थे धीरे धीरे वो कम होती चली जा रही हैं। तो जिसके कारण उनके आपस में जो संबंध है उनको हम सिर्फ कल्पना के द्वारा ही हम पहचान सकते हैं कि ये पादप आपस में संबंधित होंगे। तो इसी के कारण जो इवोल्यूशन हुआ है उससे एक मतलब ऐसे समूह जो आपस में निकट संबंधी थे उनको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो जब से पौधों की समानता के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज बनना प्रारंभ हुई और तभी से स्पीसीज, जीनस, फैमिली आदि की कल्पना प्रारंभ हुई। और ये इनके अलावा से उच्च स्तर के जो पादप टैक्सॉन है, ऑर्डर, क्लास आदि को भी टैक्सॉन कहा जाता है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उपयोगिता के आधार पर पादप जातियों का ज्ञान मनुष्य को प्राचीन काल से ही रहा है और इन जातियों को एक अर्थपूर्ण वैज्ञानिक आधार और इनको एक परिभाषा के रूप में देने का श्रेय जो है वो लीनियस को जाता है। लीनियस साइंटिस्ट ने डार्विन के विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन के लगभग 100 वर्ष पूर्व मूल आकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर जातियों का गठन किया था और लीनियस की जाति संकल्पना का आधार स्पेशल क्रिएशन था, यानी कि एक अदृश्य शक्ति है जिसके द्वारा ई क्रिएशन ये होता है। तो डार्विन के विकास सिद्धांत जो है वो स्पेशल क्रिएशन संकल्पना को निराधार और काल्पनिक, डार्विन के विकास के सिद्धांतों ने इसको निराधार बताया और काल्पनिक। इसके स्थान पर जाति को प्रकृति के निर्वाचक दबाव के फलस्वरूप उत्पन्न माना गया है। मतलब डार्विन के जो सिद्धांत है कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, नेचुरल सिलेक्शन थियरी जो डार्विन ने दी थी उसके आधार पर कि जातियों का जो गठन है, आने वाली जटिलताओं को जातियों का गठन किया गया इस तरह से, और जो आने वाली जटिलता है वो मेंडल के आनुवंशिक नियम और ह्यूगो de Vries के म्यूटेशन के कैरेक्टर के निष्कर्षों से काफ़ी सहायता मिली है। अब ये जाति की जो संकल्पना है, जाति की परिभाषा काफ़ी प्रचलित परिभाषाएं काफ़ी लोगों ने अपने अपने हिसाब से, काफ़ी साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। उनमें से जो कुछ प्रचलित परिभाषाएं हैं, कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने जो अपनी परिभाषा दी है उसके अनुसार डार्लिंगटन ने 1928 में जो परिभाषा दी थी वो यह है कि जातियाँ प्राकृतिक जनसंख्याओं के स्थायी रूप से विलग समूह हैं जिनके लक्षण आनुवंशिकी आधार पर स्थिर हैं और ये जातीय सीमाओं में लैंगिक जनन के फलस्वरूप ट्रू ब्रीडिंग करते हैं। ड्यूट्रीज ने जो परिभाषा दी थी 1930 में, उनके अनुसार जातियां छोटी से छोटी प्राकृतिक जनसंख्या है जो बायोटाइप के रूप में अलगाव के कारण एक दूसरे से स्थायी रूप से अलग हो गई हैं।
क्लॉसन और साथियों ने 1945 में जो परिभाषा दी वो इस प्रकार है कि पौधे ऐसे प्राकृतिक समूह में संगठित हैं जिनके घटक समूह घटनाओं में जीनों के आदान प्रदान बिना किसी हानिकारक प्रभाव के करते हैं। ये समूह एक दूसरे से आनुवंशिकी कार्यकी अवरोधों द्वारा विलग होते हैं और इन्हें वर्गीकरण विज्ञान में प्रयुक्त जातियों के समकक्ष समझा जाता है। अब जाति की जो आधुनिक परिभाषा है मॉडर्न, वो है पादपों का ऐसा समूह जो बाह्य एवं आंतरिक आकारिकी में समान एवं परस्पर जननक्षम हो और मुक्त रूप से प्रजनन करता हो, जाति कहलाता है। ये सारी परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम सुरेटेंस। ये दो जातियां हैं, नाइग्रम और सुरेटेंस। इन दोनों जातियों का वंश सोलेनम ही है। सोलेनम नाइग्रम के पौधे के समूह को सोलेनम की नाइग्रम जाति कहा जाता है। इसी तरह से सोलेनम की सुरेटेंस जाति कहा जाता है। इस प्रकार ये जाति अब इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज जातियों की जो है वो एक ही जाति के कुछ सदस्य सूक्ष्मतम संरचनात्मक विस्तृतताओं के, मतलब संरचनात्मक छोटी छोटी सी जो विभिन्नताएं हैं और विस्तृत है उनका जो आकार जो विस्तृत है और जैव रासायनिक और आनुवंशिक लक्षण में उसी जाति के अन्य पादप से कुछ भिन्न हो जाती हैं या भिन्न हो सकती हैं। इन भिन्नता के आधार पर पादप समूह को इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज कहा जाता है। इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज किसको कहते हैं हम, कि संरचनात्मक विस्तृतताओं और जैव रासायनिक आनुवंशिक लक्षणों में जाति अपने दूसरे सहपादप से कुछ भिन्न हो जाती है तो उसको हम इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरी कहते हैं। ये इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरी कुछ 5 प्रकार की है: बायोटाइप, इकोटाइप, इकोफेन या इकेट्स, वैरायटी और अदर्स। तो सबसे पहले हम आते हैं बायोटाइप क्या है। प्राकृतिक रूप से समान वातावरण में पाई जाने वाली एक ही जाति का पादप समूह जिनके सदस्यों का आनुवंशिक संगठन समान है लेकिन सूक्ष्म जलवायु या अन्य प्रभावों के कारण इनमें कुछ लक्षण में ये एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, इसलिए इनको बायोटाइप कहते हैं। यानी कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ही जाति के कई पादप समान वातावरण में यदि उगते हैं उसके बावजूद भी ये एक दूसरे से कुछ भिन्न हो जाते हैं। इनको हम समान वातावरण में उगते हुए भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये लोकल वेरिएंट के रूप में उत्पन्न होते हैं। इनको बायोटाइप कहते हैं। पादप जातियों में अनेक बायोटाइप पाए जाते हैं, जैसे इनकी नामकरण की कोई निर्धारित पद्धति नहीं होती है और एक ही जाति के पादप समान पर्यावरण में उगते हुए भी माइक्रो क्लाइमेट के या अन्य प्रभाव की कुछ भिन्नताओं विकसित कर लेते हैं, जिससे कि ये भिन्नताएं जो विकसित कर लिए, ये भिन्नताएं किस प्रकार की हो सकती हैं, माइक्रो एनाटॉमी, जैव रसायन और कोशिका विज्ञान संबंधी हो सकती हैं। और ये सब होने के बावजूद भी, मतलब भिन्नताएं इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन इन पादप समूहों का जो मूल आनुवंशिक संगठन है वो एज इट इज़ ही रहता है, अपरिवर्तित रहता है, जिससे समान जाति के भिन्न सहपादप में सहज रूप से लैंगिक जनन कर सकते हैं। ये तो हो गए बायोटाइप्स। इसके बाद आते हैं हम इकोटाइप्स। तो इकोटाइप्स क्या हैं? यहाँ पर जैसे इसको हिंदी में कहा जाता है पारी प्रारूप। पारी मतलब पारिस्थितिकी का संक्षिप्त रूप है। ये पारिस्थिति को हम संक्षिप्त रूप से पारी कह सकते हैं। तो एक ही जाति के भिन्न भिन्न अलग अलग वातावरण है यहाँ पर। तो एक ही जाति के भिन्न भिन्न वातावरण में उगने वाले ऐसे पौधे, भिन्न भिन्न पौधे जिनमें भिन्नताएं जो स्थापित हुई हैं वो आनुवंशिक रूप से स्थापित हो जाती हैं, इसको इकोटाइप कहते हैं। और ये इकोटाइप शब्द का उपयोग ट्यूरेसन ने 1929 में किया था। उनके अनुसार
ऐसी पारिस्थितिकी इकाई जो किसी एक आवास में जीनोटिपिकल रिस्पॉन्स के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उसको इकोटाइप कहते हैं ट्यूरेसन के अनुसार। ग्रीगोर ने भी इकोटाइप को कुछ परिभाषित किया है कि एक ही पादप जनसंख्या जो आकारिकी और कार्यिकी लक्षण में भिन्न है लेकिन परस्पर लैंगिक जनन कर सकती है। आकारिकी और कार्यिकी लक्षणों में तो भिन्न है लेकिन परस्पर लैंगिक जनन कर सकती है, इकोटाइप्स कहते हैं। यहाँ पर इकोटाइप एक ही जाति के, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ही जाति के लंबे पौधे, एक ही जाति के पौधे लंबे समय तक भिन्न भिन्न वातावरण में उगते हैं, जिसके कारण से उनमें सूक्ष्म विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ये विभिन्नताएं जो होती है वो एडॉप्टेशन और म्यूटेशन से संबंधित हो सकती हैं। और इसी कारण से एक ही जाति के भिन्न पौधों को अगर पुनः समान वातावरण में उगाया जाए तब भी ये भिन्नताएं उसी तरह रहती हैं, इनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। अर्थात क्या हो गया इसका मतलब कि इकोटाइप में उपस्थित भिन्नताएं सतही न होकर आनुवंशिक स्तर पर स्थापित हो जाती हैं। बायोटाइप में ये आनुवंशिक स्तर पर स्थापित नहीं होती है, ये भिन्नताएं सतही रहती हैं और यहाँ पर आनुवंशिक रूप से ये स्थापित हो जाती हैं। अब ये जो इकोटाइप है ये दिए गए समय में एक निश्चित वातावरण के प्रति ही अनुकूलित होते हैं और एक वातावरण का इकोटाइप दूसरे वातावरण में सुगमता से अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन भिन्न इकोटाइप के मध्य, अलग अलग इकोटाइप के मध्य लैंगिक जनन सुगमता से संपन्न होता है और जननक्षम संतति उत्पन्न होती है। इकोटाइप के नामकरण की भी कोई सुनिश्चित विधि नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम इकोफेन या इकेट्स। ये सारी इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज हैं स्पीसीज़ की। तो एक ही स्पीसीज़ के पादप में भिन्न पारिस्थितिकी परिस्थितियों में उगने पर भी, अलग अलग पारिस्थितिकी परिस्थितियों में उगते हैं ये, और उनमें कुछ छोटे अंतर पाए जाते हैं, लेकिन ये अंतर जो है आनुवंशिक रूप से स्थापित नहीं होते हैं और ऐसे पादप को हम कहते हैं इकोफेन या इकेट्स। और इनमें जो अंतर होते हैं उनके वातावरण के अनुसार, वातावरण में अंतर जहाँ पर ये उगते हैं के कारण उत्पन्न होते हैं, यानी कि एक ही जाति पौधे एक ही जाति के हैं लेकिन भिन्न भिन्न वातावरण में उगने के कारण इनमें लक्षणों की भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। और लक्षण की ये भिन्नताएं शुद्ध रूप से वातावरण के कारण, एनवायरनमेंट के परिवर्तन के कारण ही होती है। अगर इन पौधों को वापस से उसी वातावरण में उगाया जाता है तो ये भिन्नताएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है और कुछ पीढ़ी के बाद ये वापस अपनी मूल जाति के समान ही हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये जो इकेट्स हैं इनमें जो भिन्नताएं हैं ये वातावरण, एनवायरनमेंट के कारण ही होती है, ये आनुवंशिक स्तर पर स्थापित नहीं होती हैं। इसके बाद आते हैं वैराइटीज़। तो वैराइटीज़ जो है वो उपजाति संवर्ग की पहचान लिनियस ने पहले ही कर ली थी। किसी जाति के अंतर्गत, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी जाति के अंतर्गत पाए जाने वाले किसी भी स्तर की विभिन्नता युक्त पादप समूह जो है वो वैरायटी कहलाता है। वैरायटी कैटेगरी को समय समय पर कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे सब स्पीसीज, सेमी स्पीसीज आदि। क्रॉसन के अनुसार एक जाति का पादप समूह जो फिनोटिपिकली विभेदनशील है और आनुवंशिक स्तर पर निर्धारित होता है। विभेदनशील है फिनोटिपिकली और आनुवंशिक स्तर पर निर्धारित होता है। वैराइटीज़ की नामकरण की एक विधि है सुस्थापित, जिसको ट्राइनोमियल पद्धति कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉलीफ्लावर, ब्रैसिका ओलेरेसिया, ब्रैसिका उसकी जीनस है, ओलेरेसिया स्पीसीज़ है और वैरायटी उसकी बोट्राइटिस। इसी तरह से फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इसको ब्रैसिका ओलेरेसिया, ये इनकी स्पीशीज़ हो गई। अब इनकी वैरायटी अलग अलग है। फूल गोभी को बोट्राइटिस वैरायटी है, ओलेरेसिया कैपिटाटा वैरायटीज़ है और गांठ गोभी जो है वो गोंजिलॉइड्स वैरायटी है।
इसी प्रकार से जो लास्ट इसका जो इंटरस्पेसिफिक कैटेगरी है वो है अदर्स। अदर्स में क्या है कि ये कैटेगरीज जो है इनको समय समय पर कई पदों में गठित किया गया है और इनके द्वारा अनेक प्रकार के इंटरस्पेसिफिक कैटेगरी को अभिव्यक्त किया गया है और ये सुस्थापित नहीं हो पाया है। हालांकि कई लेखक इसका उपयोग करते हैं ऐसे अंतर्जातीय वर्ग, जैसे हम उसको कहते हैं सब स्पीसीज, फॉर्म्स, कल्टीवार और क्लाइन। तो ये सारी इंटरस्पेसिफिक कैटेगरीज होगी। इसके बाद अब हम आते हैं कि इकोटाइप, बायोटाइप। इकोटाइप और बायोटाइप प्रायोगिक रूप से इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज हैं और स्पीसीज एक अत्याधिक प्राकृतिक टैक्सोनॉमिक एंटिटी है और जाति को परिभाषित करना काफ़ी कठिन काम है, लेकिन एक ही समूह में उगने वाले भिन्न भिन्न पौधों को जाति के आधार पर अलग किया जा सकता है। जाति के ऊपरी स्तर के सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे जीनस, फैमिली, ऑर्डर कम या अधिक रूप से आर्टिफिशियल होते हैं। तो इस प्रकार से ये जाति की संकल्पना हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वंश और फैमिली की संकल्पना। अभी यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं। धन्यवाद।